नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की। तो अरब सागर से उठा ये तूफान आज शाम तक कच्छ जिले के जखाऊ पोर्ट से टकराएगा और इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने तूफान के चलते सौराष्ट्र, द्वारका और कच्छ के समुद्री तटों के लिए रेड अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। इस दौरान भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। गुजरात सरकार ने कच्छ, सौराष्ट्र में समुद्र तट के पास वाले 7 जिलों से करीब 74,000 लोगों को निकालकर शेल्टर होम में भेज दिया है। गुजरात में एनडीआरएफ की 19 टीमें इस वक्त तैनात हैं। तूफान बिपरजॉय के चलते कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, राजकोट और जूनागढ़ में नुकसान की आशंका है। आज सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में भारी बरसात का भी अनुमान है। वहीं तूफान बिपरजॉय के चलते 9 राज्य भी इस वक्त अलर्ट पर हैं। इसमें गुजरात है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा भी शामिल है। और साथ ही महाराष्ट्र में भी आपको तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह से थोड़ा असर यहाँ भी दिख रहा है। 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं। हमने मरीन ड्राइव की तस्वीरें आपको दिखाई थी और साथ ही जो तटीय इलाके हैं वहां पर समंदर के पास, समंदर में जो है ऊंची ऊंची लहरें इस वक्त उठ रही हैं। तो आज शाम 4 बजे के बाद बताया जा रहा है गुजरात के तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय और उसका असर महाराष्ट्र में, मुंबई में भी हमने देखा समुद्री तट के नजदीक। और तूफान से पहले हर तरफ चौकसी और एहतियात बरती जा रही है। द्वारका का मशहूर द्वारकाधीश मंदिर भी तूफान के असर तक बताया जा रहा है उसको बंद ही रखा जाएगा। ये वो स्थल हैं, काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन फिलहाल तूफान की आशंका के मद्देनजर उस पर किस तरह का असर हो सकता है, इसको फिलहाल अभी बंद रखा गया है। तो आप तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से गुजरात में भी पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। 19 टीमें एनडीआरएफ की यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि अक्सर जब तूफान आता है उसके बाद जब वो गुजर जाता है तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ के लिए काफ़ी टीमों की ज़रूरत पड़ती है, इसकी तैनाती, इसलिए पहले ही एहतियातन एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। और सुनते हैं मौसम विभाग इस वक्त क्या ताज़ा जानकारी दे रहा है। आज शाम तक ये तट के पास पहुंचेगा और जखाऊ के आसपास सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा और तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 kmph, गस्टिंग टू 140 kmph होने का पूर्वानुमान किया गया है। ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है और इसका डैमेजिंग पोटेंशियल है। इसमें पेड़ गिर सकता है, ब्रांच गिर सकता है और हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के साथ साथ कुछ इलाके में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है। और सोहित मिश्रा इस वक्त हमारे सहयोगी मांडवी में मौजूद है। ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर होना है। सोहित हमारे साथ है और यहाँ तस्वीरों में हम सोहित को देख सकते हैं कितनी तेज हवाएं इस वक्त चल रही है। सोहित, आप वहां पर मौजूद हैं, बताएं किस तरह के हालात है, क्योंकि तूफान तो आकर गुजर जाता है लेकिन तूफान गुजरने के बाद जिंदगी को पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्या तैयारियां हैं वहां पर? बिल्कुल जया, देखिए आपने ये बिल्कुल बात सही कही है कि जितनी तैयारियां हैं वो तूफान के गुजरने के बाद के लिए ज़्यादा करनी पड़ती हैं, क्योंकि तभी ही एक बार फिर से सब चीज़ों को एक बार फिर एक जगह पर लाना एक बड़ी चुनौती होती है। जैसे कि आपने कहा, यहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही हैं और समुद्र की ऊंची लहरें भी हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे समझ में आएगा कि हालात किस तरह से हो रहे हैं। शाम 4 बजे के करीब जया, ये कहा जा रहा है कि जो समुद्री तट से ये जो तूफान है, चक्रवाती तूफान, वो टकराएगा और उसका असर देखने मिलेगा। 11-12 बजे के बाद से ही भारी बारिश होने की अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने की है। और यहाँ पर कल के मुकाबले में जया एक बार फिर से जो हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं।
और लहरें भी ऊंची हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा एहतियात काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा जया कि जो तैयारियां हैं वो इस तूफान के गुजरने के बाद के लिए हो रही हैं, क्योंकि अगर भले ही अभी मौसम विभाग ने जो तूफान की गति थी उसे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम कर 140 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी हो, लेकिन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी कम नहीं होती है। तो ऐसे में ऐसे समय में जब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो, जहाँ कोई जल्दी बाहर नहीं निकल पाता है, चाहे वो एनडीआरएफ के ही अधिकारी क्यों ना हो। तो इसलिए जब ये तूफान यहाँ से गुजरेगा उसके बाद किस तरह से तबाही मचती है उसे रिस्टोर करने के लिए काफ़ी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जो पहली प्राथमिकता होती है, जो पहली प्रायोरिटी होती है, वो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की होती है। इसलिए आपको मेरे पीछे दूर दूर तक एक शख्स भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप आने की अनुमति ही नहीं है। इसलिए इस इलाके को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है और केवल एक, क्योंकि ये कच्छ और इसके आसपास के इलाके जो हैं वो समुद्री तट से जुड़े हुए हैं, तो हर जगहों पर इसी तरह के हालात होंगे। हर जगह पर जितने भी समुद्री तट से लेकर 5 किलोमीटर तक लोगों के घर हैं उसे खाली करा लिया गया है। लोगों की भी अपनी चिंता है जया, सब लोग केवल कपड़े और कुछ कंबल और यही सारी चीजें लेकर गए हैं, तो उनके मूल्यवान वस्तुएं घर में हैं। घर के हालात किस तरह से होंगे आगे जाकर वो उन्हें पता नहीं, और ये गरीब लोग हैं जो मछुआरे हैं, तो इतने पक्के घर भी नहीं होते हैं, तो वो अपनी अलग एक चिंता लेकर जरूर वो लोग रह रहे हैं अभी फिलहाल स्कूलों में। लेकिन क्योंकि अभी उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है, इसलिए उन सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि हवा कितनी तेज है, और इसी तरह से या इससे और तेज हवा जो है आने वाले समय में देखने मिलेगी। और अगर इसके आसपास से ही ये तूफान गुजर रहा है जहाँ पर हम मौजूद हैं, तो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक वो हवा जा सकती है, तो उस समय हालात और बिगड़ सकते हैं। हमें भी जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने यही कहा कि आपको जो रिपोर्टिंग कम से कम इस तट से करनी है वो आप देखिए कि जल्द से जल्द खत्म करें, क्योंकि बाद में वो किसी को भी यहाँ पर आने नहीं देंगे। तो इस तरह के हालात हैं जिस पर प्रशासन की भी कड़ी नजर है, और उनकी कोशिश यही है कि इसके हालात का असर कम से कम लोगों पर कम से कम पड़े, उसके लिए कई तैयारियां जमीनी स्तर पर शुरू हैं। बिल्कुल, और इस तरीके के हालात जब होते हैं, जब इस तरह का कोई तूफान आता है, और अन्य राज्यों में भी हमने देखा, ओडिशा का भी हमने वो तूफान देखा था, पूरी कोशिश होती है जान माल के नुकसान को कम से कम यहाँ हो, उसको बचाया जा सके। आप वहाँ पर मौजूद हैं सोहित, यहाँ पर कुछ जगह ऐसी भी बताई जा रही है जहाँ पर लैंडस्लाइड की भी आशंका है, बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। इस तरीके की स्थिति आमतौर पर उन जगहों पर पहले कभी नहीं रही है। तूफान के बाद उस तरह की तैयारियां की गई हैं उससे निपटने के लिए? बिल्कुल, देखिए जहाँ जहाँ पर जैसे कि निचले इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ आने की आशंका है, या फिर ऐसे जगह हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड होने की आशंका है, तो एनडीआरएफ की टीम हो और उन्हें गाइड करने के लिए लोकल प्रशासन हो, हर कोई यहाँ पर मौजूद है और सब मिलकर एक दूसरे को बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या किया जाना चाहिए। तो इसकी पूरी तरीके से प्लानिंग की गई है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इसे ये सारी चीज़ें तब हो पाएंगी जब ये तूफान गुजर जाएगा। और एक और चैलेंज ये है कि 4 बजे से लेकर 8 बजे तक अगर तूफान का समय कहा जा रहा है, 8 बजे तो अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे में अगर कुछ करना भी होगा तो वो अपने आप में एक चैलेंज होता है इन सभी अधिकारियों के लिए, इन सभी प्रशासन के लिए। तो जो सारी चीज़ें या रेस्क्यू भी करना हो या कुछ चीज़ों को सुधारना भी हो, तो अंधेरे में करना संभव कम हो पाएगा। ऐसे में कल सुबह तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है, और यही एक वजह है कि उससे पहले जितने लोगों को हटाया जा सके, जितनी चीज़ों को संभाला जा सके, वो पहले ही कर लिया गया है। अलग अलग लेवल पर मीटिंग की गई है, कलेक्टर से लेके एनडीआरएफ से लेके पुलिस से लेके एसडीआरएफ से लेके नेवल कोस्ट गार्ड से लेके हर किसी से एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए कहा गया है, और उसी तरीके से इन सारी चीज़ों को किस तरह से संभाला जाए। देखिए तूफान तो आना है, उससे मिनिमल डैमेज किस तरह से हो, उस पर फिलहाल प्रशासन ज़्यादा फोकस करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, वो एक बड़ी चुनौती होती है सोहित, खास तौर से इस तरह का तूफान जब गुजर जाता है। कई जगह हम देखते हैं कि पेड़ गिर जाते हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचता है, कई बार लोगों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं और तैयारियां खास तौर से अस्पतालों में भी करनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है उसको भी बहाल करना होता है। ये तमाम चुनौतियाँ होती है जिसके सामना प्रशासन को करना होता है। और आज शाम 4 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब 4 बजे के बाद कभी भी ये तट से टकरा सकता है तूफान बिपरजॉय। तो सोहित मिश्रा बता रहे थे कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है, और लगातार यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं इस वक्त। तनुश्री पांडे हमारी सहयोगी जखाऊ पोर्ट से जुड़ रही हैं, सीधा अब हम उन्हीं का रुख कर रहे हैं।
तनुश्री, आप जिस इलाके में हैं उस इलाके के बारे में बताएं। आपके पीछे कुछ लोग भी दिख रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ जिस तरह की तैयारियां सोहित ने बताई हैं, किस तरह की तैयारियां हुई हैं, वहाँ क्या हाल है इस वक्त? मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो जकाऊ पोर्ट है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। किसी भी इंसान का वहां पे जाना अलाउ नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स वहां हैं। हम इस वक्त जकाऊ में मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको पोर्ट का रुख भी दिखाए कि किस तरीके से ये एक इंटरनेशनल नेशनल बिजनेस पे इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्ट है यहाँ का, और मुंद्रा और कंडला पोर्ट के साथ साथ। तो इतने दिन से पोर्ट का बंद होना, और वो वीकेंड तक बंद रहेगा, तो किस तरीके से बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगा। पर अभी जो एक सबसे जरूरी चीज है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सभी अथॉरिटीज के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, कि किसी तरीके का जान का नुकसान ना हो। अगर एक बार जब साइक्लोन चला जाता है, कितना नुकसान हुआ है घर बार में, कितना नुकसान हुआ है टेम्परेरी शेल्टर्स में, पोर्ट पे कितना नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नुकसान हुआ है, वो गवर्नमेंट बाद में देखना शुरू करेगी। अभी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है जीरो कैजुअलिटी इंश्योर करने के लिए, कि आप इंश्योर करिए जो अथॉरिटीज ग्राउंड पे हैं कि किसी भी जान का नुकसान ना हो, एक भी इंसान को जान का नुकसान ना हो। इसी वजह से 74,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करके शेल्टर होम्स में ले जाया गया है। जहां पे हम मौजूद हैं, सिर्फ वहीं पे जाकाऊ में ही सिर्फ 5,000 से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया है। अब मैं इस वक्त एक गौशाला में खड़ी हूं, जो एक स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पे बनाया गया है, और मेरे जो पीछे लोग हैं वो किसान हैं। किसानों को भी शेल्टर होम में मूव किया गया है। पर एक अच्छी बात यह है कि इन किसानों का कहना है कि ना ही सिर्फ इंसान की जान महत्वपूर्ण है, पशु पक्षी की जान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोग सुबह सुबह बारिश शुरू होने से पहले ही सभी पशु पक्षी को खाना खिलाने यहाँ ले आए हैं, और 1 घंटे के अंदर हम इनको अंदर बंद कर देंगे ताकि इनकी जान को भी कोई नुकसान ना हो। मैं एक बार बात करूंगी इन किसानों से और जानूंगी कि किस तरीके का इनको क्या लगता है कि क्या इनकी खेती बाड़ी में कोई नुकसान होगा। सर, आप लोगों से एक बार बात करना चाहूंगी मैं। आप लोग सभी लोग किसान हैं? किसान। और आप लोग यहाँ पे जो अपने पशु पक्षी को लेकर आए हैं खाना खिला के पहले ही, ताकि अंदर जब एक बार बारिश शुरू हो इनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ लाए हैं। तो इस तरीके का साइक्लोन पहले देखा है? इस तरीके का पहले हमने नहीं देखा। आप में से किसी ने इस तरीके का नहीं देखा? क्या लगता है खेती बाड़ी में कितना नुकसान हो सकता है? नुकसान तो जितना वावाझोड़ा होगा उससे उतना होगा। क्या लगता है दादा, कितना नुकसान होगा? तो जब आ जाएगा बाद में पता चलेगा कितना हुआ है नुकसान, नहीं हुआ है वो बाद में पता चलेगा। जी, तो अभी आप लोग यहीं रहने वाले हैं कि आप अपने जहां आपको रखा है शेल्टर होम में वहां चले जाएंगे? नहीं, अभी यहीं रहेंगे हम। हाँ, बाद में देखेंगे क्या करते हैं, अभी तो यहीं रहेंगे। हाँ। जिस तरीके का अभी मौसम भी बन रहा है, मैं देख रही हूँ धीरे धीरे हवा की तेजी भी बढ़ रही है, बारिश भी इतनी आने वाली है। क्या लग रहा है आप लोग को, पशु पक्षी झेल जाएंगे ये? हाँ, वो हम ट्राई कर रहे हैं झेल जाए, लेकिन बाकी तो फिर आ जाएगा बाद में पता चलेगा कितना नुकसान होता है क्या है वो तो। हम तो ट्राई कर रहे हैं झेल पाए, इसलिए सुरक्षित जगह पे ले आए हैं। खाने पानी का पूरा बंदोबस्त कर दिया है सरकार ने? हाँ, सरकार ने कर दिया है। हाँ। तो ये किसान है और ये हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कि खेती बाड़ी में कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। हम आशा करेंगे कि ना हो, पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी कि जो हवा की तेजी है, हवा भी रुख बदलना शुरू कर दी है, हवा की तेजी भी बढ़ना चालू हो गई है। और ना ही सिर्फ इंसान की जान की कीमत यहाँ पे है, पशु पक्षी की जान की कीमत भी है। और इसीलिए जो किसान है अपने पशु पक्षियों को एक शेल्टर होम में ले आए हैं, और यहाँ पे उनके खाने वाने का बंदोबस्त सरकार ने कर दिया है। और जैसे ही कुछ ही देर में बारिश शुरू होगी, सभी पशु पक्षी को ये लोग एक अंदर एरिया में ले जाएंगे, जो एक इंडोर स्पेस होगा। तो इस वक्त हम ये जकाऊ है, जहाँ पे जकाऊ, यहीं से कुछ ही दूर में जकाऊ पोर्ट है जहाँ पे लैंडफॉल होने वाला है। पर आईएमडी की अगर हम माने तो जितनी हर घंटे जिस बिपरजॉय जैसे जैसे पास आ रहा है, उसकी जो हवा का जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी हवा की इंटेंसिटी 115 से 120 प्रति आवर घंटे बताई जा रही है कि इतना विंड स्पीड रहेगा जब बिपरजॉय आज 4 से 8 बजे के बीच में लैंडफॉल करेगा। पर इतना भी मैं आपको बता दूं कि इस हवा की स्पीड के साथ भी बहुत बड़ा एक स्टॉर्म आ सकता है, बहुत बारिश हो सकती है। और इस तरीके की बारिश जो टेम्परेरी शेल्टर्स है उसको उखाड़ फेंक सकती है, और अगर कोई भी बाहर घूम रहा है तो उसको भी बहुत नुकसान हो सकता है। तो हम भी सरकार के साथ साथ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे एक ही आशा करेंगे और एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब घर के अंदर रहिए, शेल्टर होम्स के अंदर रहिए, क्योंकि रेड अलर्ट इशूड है। भले ही
हवा की तेजी धीरे धीरे कम हो रही है, पर अभी भी हवा की तेजी इतनी है कि ये सीवियर कैटेगरी में आए, और अभी भी इतनी हवा की तेजी है कि स्टॉर्म पूरे एरिया को एक तरीके से ध्वंसित कर दे। तो इतना हवा की तेजी अभी भी बनी हुई है। हम आशा करते हैं कि इम्पैक्ट कम से कम हो। बिल्कुल, सभी आशा करते हैं कम से कम उसका नुकसान हो और कम से कम असर उस तूफान का हो। तनुश्री, आपने यहाँ पर बिजनेस की बात की थी, ये एक बहुत बड़ा पोर्ट है, यहाँ पर वीकेंड तक इसको बंद कर दिया गया है। किस तरह के नुकसान की यहाँ पर आशंका लग रही है, और साथ ही यहाँ पर किस तरह का एहतियात सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों को जारी किया गया है? जब ये तूफान, ये लैंडफॉल हो रहा हो, उस दौरान उनको क्या कुछ करना है? घर के भीतर शेल्टर होम्स में तो रहना ही है। बिल्कुल, सरकार एक जो अच्छी बात सरकार सेंट्रल और दोनों ही राज्य सरकार ने भी किया कि जैसे ही 6 जून से अरेबिक सी में ये बनना शुरू हो गया था बिपरजॉय, तभी से सारी तैयारियां चालू हो गई थी। शेल्टर होम्स बनने लग गए थे, और इतने 75,000 से ज़्यादा लोगों को इतनी जल्दी इवैक्यूएट करना भी एक बहुत बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कि कर दिया गया है। अब सबसे पहली बात ये कि जो भी शेल्टर होम्स हैं, सबसे पहले सरकार ने ये देखा कि क्या ये ऐसे शेल्टर होम्स तो नहीं है कि इतनी बहुत ज्यादा बारिश आए तो कहीं ना कहीं ये भी टूट जाए। तो सिर्फ ऐसी ही बिल्डिंग्स को शेल्टर होम बनाया गया है जो 150 विंड स्पीड 150 किलोमीटर प्रति आवर की विंड स्पीड झेल पाए। तो उन्हीं सभी लोगों को जिनको इवैक्यूएट किया गया है, जो कोस्टल लाइंस में रहते थे, उनको कहा गया है कि आप अंदर रहेंगे, आप सड़कों पर नहीं निकलेंगे। पशु पक्षियों को भी अंदर ले जाने की पूरी डायरेक्टिव दे दी गई है। और कहीं ना कहीं अगर हम बिजनेस की बात करें, हमको जानना जरूरी है कि 3 जो सबसे बड़े पोर्ट है भारत के, मुंद्रा पोर्ट, कांदला पोर्ट और जकाऊ पोर्ट, ये इसी रीजन में है। और ये सबसे जो पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है, जो सबसे इंटरनेशनल और नेशनल बिजनेस है, सबसे ज्यादा इन्हीं पोर्ट्स में से होता है। ये पिछले 5 दिन से ऑपरेशंस इनका बंद है, आने वाले वीकेंड तक बंद रहेगा। और इसका मतलब कि जो बिजनेस है वो भी बहुत कहीं ना कहीं उसकी भी बहुत एक बड़ी तरीके से उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कह रही है कि अगर 120 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से विंड चली तो कहीं ना कहीं जो पोर्ट की जो पोर्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, पावर, हेल्थ, इस पे भी बहुत बड़ी तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुकी है, तेजी से बारिश शुरू हो चुकी है, और सब लोग अभी अपने अंदर शेल्टर होम में भाग रहे हैं। पर यही जो सबसे अच्छी चीज जो देखने मिल रही है कि ना ही सिर्फ राज्य सरकार इस चीज की विवेचना में लगी है कि कोई जान का नुकसान ना हो, पर जो लोकल्स भी हैं वो भी इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि किसी तरीके का वो भी पूरे जो रूल्स हैं उनका पालन करें और किसी तरीके की लापरवाही ना बरतें। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित जगह पर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड से तमाम रिपोर्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 17 जून को एनडीटीवी उत्तर प्रदेश को लेकर दिन भर कॉन्क्लेव करने जा रहा है, और इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की चुनौतियों, उसकी उम्मीदों और उसके बदलावों पर भी बात होगी। इस कॉन्क्लेव में यूपी के जाने माने नेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसमें हिस्सा लेंगे। तो जरूर देखें 17 जून को दिन भर। हम जा नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पर भी जो हवाएं हैं वो इतनी तेज हैं कि उसकी हवा की वजह से जिस तरह से तेज हवा में पानी लगता है वो उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ घंटे बचे हैं इस चक्रवाती तूफान के तट से टकराने के लिए, लेकिन उससे पहले का असर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। ये इस पर दुकानें थी, इसे बंद कर दिया गया है। ये भी कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इतने साफ या मजबूत नहीं है, तो अगर तेज हवाएं चलती हैं तो उसमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके भी उड़ने की अंदेशा यहाँ पर है, और इसी के चलते लोगों को यहाँ से हटने के लिए कहा गया है। मीडिया कर्मियों को भी कहा गया है कि कुछ समय में उन्हें यहाँ से हटना होगा क्योंकि हालात ऐसे हैं। तो तेज पानी और तेज बारिश और हवा का असर साफ तौर पर देखने मिल रहा है, और कहीं ना कहीं चक्रवाती तूफान से पहले जिस तरह के हालात हैं ये जमीनी स्तर पर समझा जा सकता है, और इसी के चलते जितने भी प्रशासन है उनकी ओर से कई सारी चीज़ें की गई है। मानवी से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी।
तो ये इस वक्त की स्थिति सोहित मिश्रा मांडवी में गुजरात में मौजूद है, बता रहे थे कितनी तेज हवाएं इस वक्त चल रही है, बरसात वहां पर शुरू हो चुकी है। और जैसे कि बताया जा रहा था कि जब तूफान आएगा तो उससे पहले तेज बरसात होगी। मांडवी में हमने देखा। इसके अलावा हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे जखाऊ पोर्ट पर मौजूद थी, वहां भी तेज बरसात शुरू हो चुकी है। एहतियातन लोगों को यहां पर प्रशासन की तरफ से घरों के भीतर और जिन लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है उसी में रहने के कहा गया है। शाम 4 बजे का वो वक्त है जब गुजरात के तट से ये तूफान टकरा सकता है, 4 बजे के बाद, और 4 से 8 का वो वक्त बताया जा रहा है। तमाम तरह की तैयारियां अपनी तरफ से सरकार ने, प्रशासन ने पूरी तरीके से की है। अब देखना यह होगा कि जब तूफान गुजर जाता है उसके बाद जो जरूरत होगी वहां पर रिलीफ की, राहत की, एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पर मौजूद है उन तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए। कनाडा से भारतीय छात्र फिलहाल जबरन भारत नहीं भेजे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को डिपोर्ट करने के मुद्दे पर कनाडा की सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स एक मामले का परीक्षण करेगी। फिलहाल के लिए कनाडा की सरकार ने डिपोर्टेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है। जो छात्र इस जांच में सही पाए जाएंगे उनको कनाडा में कुछ साल रुकने की इजाजत दी जाएगी। वहीं कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री ने इस बात की घोषणा की है, जो छात्र फ्रॉड पीड़ित पाए जाएंगे उनको कनाडा की सरकार कनाडा में रुकने की इजाजत देगी। जो छात्र दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कनाडा के कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। International students who are genuine applicants that came to Canada to study and were victimized by fraudsters will be given permission to remain in Canada. Those who were complicit in a fraudulent scheme will be held accountable for their actions and will bear the full consequences of Canadian law for their illicit behavior in this particular instance. We need to do what we can to protect the ability of those innocent people to remain in Canada, and with the process that I've laid out for you today, we'll be able to do just that. यूरोपीय यूनियन ने गूगल को एक बड़ा झटका दिया है। गूगल पर आरोप है कि उसकी ओर से एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस की जा रही है और उसे एंटी ट्रस्ट लॉ का दोषी पाया गया है। यूरोपीय यूनियन इसे लेकर गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट पर उसके सालाना प्रॉफिट का 10% तक जुर्माना लगा सकता है। 27 देशों के यूरोपीय यूनियन पर चौथी बार यह आरोप लगा है कि उसने ऑनलाइन विज्ञापन खरीदने और बेचने के लिए बाजार पर अपने नियंत्रण का दुरुपयोग किया। गूगल पर अमेरिका में भी अवैध रूप से ऑनलाइन विज्ञापन पर एकाधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2023 में एक बार फिर से एनडीटीवी पर लोगों के भरोसे की पुष्टि हुई है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2023 में एनडीटीवी भारत का पसंदीदा न्यूज नेटवर्क है। इसके मुताबिक टीवी समाचारों की बटी हुई इस दुनिया में एनडीटीवी एक स्वतंत्र आवाज है।